हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें हमने क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज करना सीखा था। क्लास में सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्रिएट करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन सीखेंगे। स्टूडेंट, स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन जो है ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपनी क्लास के स्टैटिक मेंबर को सिंक्रोनाइज डिक्लेयर करते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? स्टूडेंट्स, नॉन स्टैटिक मेथड को अगर आप सिंक्रोनाइज करते हैं तो जो लॉक है वो ऑब्जेक्ट पे लगेगा, और अगर आप अपनी क्लास के स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं तो जो लॉक है वो क्लास लेवल पे लगेगा। तो हम सिंपल शब्दों में कहें कि क्लास लेवल पे अगर आप लॉक लगाना चाहते हैं तो आप स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन को इंप्लीमेंट करें। अब हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन को क्यों इंप्लीमेंट करते हैं? इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि हमारी क्लास को एज ए रिसोर्स जब मल्टीपल थ्रेड्स यूज करें तो केवल एक समय पर एक ही थ्रेड उस क्लास को एग्जीक्यूट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको इस तरह से समझिए कि आप एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं एबीसी, ओके, और आपने यहां पर एक मेथड डिक्लेयर करा है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ओके, ये मेथड है। स्टूडेंट, ये नॉन स्टैटिक मेथड है और आपने इसको सिंक्रोनाइज कर दिया। क्लियर? तो ये कहलाएगा नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। अब अगर आप इस क्लास एबीसी को इंस्टेंशिएट करें, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें, जैसे ऑब्जेक्ट 1, और मल्टीपल थ्रेड्स डिक्लेयर करें T1, T2, T3, तो स्टूडेंट ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है। तो जो लॉक लगेगा वो ऑब्जेक्ट पे लगेगा, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? ऑब्जेक्ट से। क्लियर? अब अगर मैं इस थ्रेड से इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूं तो ये ऑब्जेक्ट लॉक है ना हमारा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, अब अगर यही कॉन्सेप्ट अगर हम स्टैटिक मेथड पे लगाएं, एक क्लास डिक्लेयर करी XYZ, और यहां पर आपने एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो। तो स्टूडेंट, ये जो स्टैटिक मेथड है ये क्लास लेवल पे है, यानी कि एक क्लास का मेंबर है, ओके, और आपने इसको सिंक्रोनाइज डिक्लेयर कर दिया। तो अब अगर आप अपनी इस क्लास XYZ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट को लॉक नहीं करेगा। यहां पर लॉक किस पे लग रहा था? ऑब्जेक्ट पे। यहां पर लॉक जो लगेगा वो ऑब्जेक्ट पे लगेगा। सही बात है, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड सिंक्रोनाइज हुआ है और नॉन स्टैटिक बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो लॉक ऑब्जेक्ट पे लगेगा। अब ये स्टैटिक मेथड यहां पर सिंक्रोनाइज हुआ है और स्टैटिक मेथड जो है वो बिलोंग करते हैं क्लास, तो जो लॉक लगेगा ना, जो लॉक लगेगा वो क्लास पे लगेगा। तो अब अगर आप थ्रेड क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं T1, T2, T3, तो ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं।
अब अगर हम इस क्लास के रिसोर्स को यूज करें, समझ में आ गया, क्योंकि हम इसको अगर यूज करना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि क्लास का मेंबर है। तो आप क्लास लॉक हो गई। तो ये जो थ्रेड है T1, T2, T3 एक समय पर एक ही इस शो मेथड को एग्जीक्यूट करा सकती है। ये जो शो मेथड है ये केवल एक बार में किसी एक थ्रेड के थ्रू ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर क्लास लेवल पे लॉक लगा है और यहां पर ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉक लगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। देखिए, एक क्लास डिक्लेयर करते हैं हम ABC, और इस क्लास के अंदर मैंने एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर टाइप काउंट, जो इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि काउंट में हमने 0 स्टोर कर ली है। और ये काउंट जो है ये मैं यूज करूंगा इंक्रीमेंट में। तो मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंक्रीमेंट। ओके, और इस मेथड में मैं काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट करा रहा हूं। काउंट मेथड का इंक्रीमेंट हो रहा है और मैंने इस मेथड को इंक्रीमेंट को सिंक्रोनाइज डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे ही मैंने इस इंक्रीमेंट मेथड जो स्टैटिक डिक्लेयर्ड है इसको सिंक्रोनाइज करा है, तो जो सिंक्रोनाइज मेथड है इंक्रीमेंट ये लॉक लगाएगा क्लास लेवल पर। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट स्टैटिक है और स्टैटिक मेंबर क्लास के होते हैं। तो सिंक्रोनाइज होने से जो लॉक लगेगा वो क्लास लेवल पे लगेगा। इसे कहेंगे हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। या सिंपल शब्दों में कहूं कि जिस क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज डिक्लेयर किया जाता है वो क्लास लॉक हो जाती है, जिसको हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक मैं पब्लिक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूं इंट टाइप गेट काउंट। ठीक है, जो मेरे को काउंट की वैल्यू रिटर्न करा के देगा, क्योंकि मेरा काउंट प्राइवेट है तो आपको सारे काम किसके थ्रू करने पड़ेंगे? पब्लिक मेंबर्स के थ्रू। तो पब्लिक मेंबर्स के थ्रू आप इस काउंट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पब्लिक मेंबर के थ्रू आप इस काउंट की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। क्लियर है? और ये क्लास ABC डिजाइन हो गई है। ठीक है, जिसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर है इंटीजर टाइप काउंट वेरिएबल, और एक स्टैटिक मेथड है जो सिंक्रोनाइज्ड है इंक्रीमेंट, और एक स्टैटिक मेथड है गेट काउंट पब्लिक। चलिए अब आप एक क्लास डिक्लेयर करिए XYZ जो इंप्लीमेंट्स कर रही है रनेबल इंटरफेस। ठीक है, और रनेबल इंटरफेस से हमें एक मेथड मिलेगा जो है आपका रन मेथड। क्लियर? अब इस रन मेथड की हम बॉडी डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर मैंने एक लूप इंप्लीमेंट कराया है जिसकी आइट्रेशन जो है 1 से स्टार्ट होकर 10 तक होगी, यानी कि ये लूप 10 बार चलेगा और 10 बार ये क्लास ABC के इंक्रीमेंट वाले मेथड को कॉल करेगा, इसे कॉल करेगा। और इंक्रीमेंट मेथड काउंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट करेगा 10 टाइम्स, क्योंकि लूप जो है ये ABC के इंक्रीमेंट को 10 टाइम्स कॉल करेगा। तो यानी काउंटर में इस काउंट वेरिएबल में 10 टाइम्स इंक्रीमेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आपने क्लास एक डिक्लेयर करी थ्रेड, उसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड बन गया, और इस थ्रेड को आपने एक ऑब्जेक्ट दिया है XYZ, यानी कि थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट T1 को आपने इनिशियलाइज कर लिया है XYZ के ऑब्जेक्ट से। क्लियर? इसी तरह से आपने एक थ्रेड ऑब्जेक्ट T2 डिक्लेयर करा है, उसको भी आपने थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू XYZ का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये XYZ का एक ऑब्जेक्ट बना, एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू T1 में असाइन हो गया। इसी तरह यहाँ पर XYZ का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट दूसरा बना, जो थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू T2 में असाइन हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि T1 के पास एक XYZ एनोनिमस ऑब्जेक्ट असाइन है और T2 के पास भी XYZ का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट असाइन है। तो XYZ से T1 को मिला रन और T2 को भी रन मिला, सेम मेथड जो ABC में
के इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा है। ठीक, चलिए अब आपने यहां पर T1 को स्टार्ट करा, थ्रेड 1 स्टार्ट हो गई, थ्रेड 2 स्टार्ट हो गई, ये देखिए हो गई। अब दोनों में से पैरेलली रन मेथड को कॉल करेंगी, लेकिन रन मेथड के अंदर जो रिसोर्स हो रहा है, रिसोर्स यूज हो रहा है, वो स्टैटिक है। तो यहां पर स्टूडेंट इम्प्लिसिट लॉक लग गया, क्लास लेवल पे लॉक लग गया। क्लास लेवल का लॉक ये मतलब ये हो गया कि T1 और T2 में से कोई भी एक समय पर इस मेथड को यूज करेगा, कोई सा एक, दोनों नहीं कर सकते एक साथ। और यहां पर इम्प्लिसिट लॉक लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये इम्प्लिसिट लॉक खुद ही लग गया, क्योंकि यहां पर ये जो मेथड है ये सिंक्रोनाइज्ड है और ये स्टैटिक है, इसकी वजह से क्लास लेवल पे लॉक लग गया। चलिए अब T1 ने स्टार्ट किया, 10 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ तो काउंट की वैल्यू 0 से 10 हो गई। फिर T2 जब स्टार्ट करेगा तो काउंट जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, तो वो अपनी वैल्यू जो लास्ट में अपडेट होकर उसके पास पहुंची थी 10, उसको वो रिटेन रखेगा। तो जब T2 ने कॉल करा तो वो 10 से स्टार्ट होगा, तो इंक्रीमेंट 10 से 20 तक होगा। क्लियर है? अब अगर मैं इसको यहां पर प्रिंट करा के देखूं कि काउंट की वैल्यू कहां तक पहुंची है, तो आंसर आना चाहिए 20। क्लियर है? लेकिन उससे पहले हम यहां पर ज्वाइन मेथड कॉल करेंगे। वो किस लिए? कि जब तक T1 और ठीक है, तब तक हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो T2 डॉट ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन मेथड जो है स्टूडेंट, ये इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो या तो यहां पर ट्राई कैच लगाइए, या एक तरीका है आप उसको थ्रोज कर दीजिए। ठीक है, अब जब T1 T2 ज्वाइन कर लेंगे मेन मेथड को, तब हमारा प्रिंट होगा abc डॉट गेट काउंट, काउंट की वैल्यू जो होनी चाहिए 20। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए स्टूडेंट, थ्रेड 1 स्टार्ट होगी, थ्रेड 2 स्टार्ट होगी। अब ये जो दोनों थ्रेड हैं ये क्या होंगी? एक इंडिविजुअल प्रोग्राम बन गया। T1 की थ्रेड एक अलग से प्रोग्राम बन गया, यानी सब प्रोग्राम बन गया। T2 का एक सब प्रोग्राम बन गया, और मेन थ्रेड एक अलग प्रोग्राम है। तो मेन थ्रेड के थ्रू चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट हो गए T1 और T2। तो जब तक T1 T2 अपना इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जो उसका प्रोसेस है उसको पूरा नहीं कर लेती, जो हमने उसको इंप्लीमेंट करने को दिया है, तब तक ज्वाइन मेथड आपके मेन मेथड को ब्लॉक कर लेगा, मतलब उसको रोक के रखेगा जब तक T1 और T2 ज्वाइन न कर ले मेन को। मेन का एंड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट भी करा दीजिए एंड ऑफ मेन, जिससे आपको पता चल जाए कि मेन का एंड सबसे बाद में हुआ है जब दोनों थ्रेड ने उनको ज्वाइन कर लिया। तो देखिए जब T1 और T2 ज्वाइन कर लेंगे, जब जाकर हमारी काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी जो 20 आनी चाहिए, और एंड ऑफ मेन होगा। ये देखिए, ये देखिए 20। क्लियर? समझ में आ गया? ये है जी स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।